अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। इस हफ्ते की नई शुरुआत, लेकिन लगता है वीकेंड पे जो मसाइल हमारे सामने आए, जिन चैलेंजेस का जिक्र होता रहा, बल्कि सोशल मीडिया पे जो डिबेट रही, उससे अंदाज़ा होता है कि पता नहीं हम आगे बढ़ भी रहे हैं या मज़ीद रिग्रेस किए चले जा रहे हैं। आपने देखा कि वीकेंड से पहले भी हमने डिस्कस किया मोटरवे पे होने वाला इस हौलनाक सानहे को, और उसके बाद सडनली सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं तो ये एक जेंडर डिबेट बन गई। ऐसा लगा, यकीनन जो इसमें विक्टिम है वो एक खातून है, तो ऐसा लगा कि पूरे के पूरे माशरे में जो मर्द हजरात का एक रवैया है, जिस तरह वो इस सिचुएशन को देखते हैं, ख़वातीन को देखते हैं, उसको क्वेश्चन किया गया। हमने ये भी देखा कि ओहदेदार जिनके पास ओहदा भी है, अथॉरिटी भी है, उनका रवैया भी सामने आया और उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। आपको ये बताती चलूँ कि CCPO लाहौर के बयान से ना सिर्फ पूरी कौम की बात अगर की जाए, उनकी दिल आज़ारी हुई है। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि जो विक्टिम है उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो इसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करके देख लेते हैं। CCPO लाहौर के बयान को आप इस तरह देखिए कि उसमें जो होने वाला इंसिडेंट है, जो होने वाला जुर्म है, यानी एक खातून के साथ ज़्यादती, उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी भी और जुर्म से। उसको रिप्लेस कर दीजिए मिसाल के तौर पे कत्ल से, या फिर किसी के साथ कोई चोरी की वारदात हो जाती है, या फिर किसी की मिसाल के तौर पे टांग काट दी जाती है। अब आप उनके बयान को इस तनाजुर में देख के सोचिए कि उन्होंने कहा कि अगर रात के 12:30 बजे ना निकलती तो टांग ना कटती, अगर वो रूट ना लेती तो टांग ना कटती। ये अब आपको उसकी ऑडेसिटी, उसकी अब्सर्डिटी की तरफ इशारा करता है। आपको अंदाज़ा होता है कि इस तरह के बयानबाजी करना, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देना एक विक्टिम के लिए कितनी बड़ी दिल आज़ारी है। बल्कि वो तमाम लोग जो इसको सुन रहे हैं उसमें ये हसासियत होनी चाहिए। ये एक तरह से आप एक्सक्यूज़ बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वारदात की। क्या मुमलिकत पाकिस्तान में एक ख़ातून के लिए रात 12 बजे के बाद ये मुल्क गैर महफूज है? क्या हम इसको मानते हैं और इसको इसी तरह लेके चलना चाहेंगे? ये विक्टिम ब्लेमिंग का माहौल कब तक ख़त्म होगा? फिर दूसरी तरफ हमने ये डिबेट भी देखी जो कि पनिशमेंट से रिलेटेड थी कि अगर जुर्म हुआ है तो यकीनन उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हर शहरी के हुकूक भी मौजूद हैं, उस हुकूक के हवाले से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर देखना ये है कि सज़ा मिलती है या नहीं। सज़ा और जज़ा का जो पहलू सामने आया वो बड़ा अहम था, क्योंकि क्या आप समझते हैं कि सख्त सज़ा हो तो इस तरह के जो जराइम हैं उनको हम डिस्करेज कर सकते हैं? क्या उसकी वजह से ये जुर्म कम हो जाएगा? सबसे बड़ी मिसाल अक्सर लोगों ने दी, और उसमें ज़्यादातर मर्द हजरात थे, कि एक फॉर्मर डिक्टेटर के ज़माने में एक ज़्यादती का केस इस तरह सामने आया था, और सरेआम जब मुजरिम को फांसी दी गई तो अगले 10 सालों तक कोई भी ज़्यादती का केस, कोई भी रेप का केस रजिस्टर नहीं हुआ। ये अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट और एक मफरूज़ों पे मुबनी एक बयान होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसी ज़माने में ख़वातीन के हवाले से हुदूद ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके मेरे ख़्याल में पेचीदगियों में हम ना ही जाएँ, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक खातून अगर ज़्यादती का मामला लेकर उसकी रिपोर्ट करती थी तो आगे से उसको गवाह लाने की बात की जाती थी, और अगर वो गवाह और सबूत पेश नहीं कर पाती थी तो उसकी जो कंप्लेंट थी वो उसी का इकरार जुर्म समझ के उसको जेल में डाल दिया जाता था। इससे बड़ी ज़्यादती और जुर्म कोई नहीं हो सकता। और इसकी मद में अगर आप कहें कि जी ज़्यादती का एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ज़्यादती हो रही थी, रेप केसेस हो रहे थे, ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस के बहुत सारे केसेस थे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कानून में एक ऐसी शक डाल दी थी जिसकी वजह से जो बेचारा मज़लूम है वही मुजरिम बन जाता था। इसके बारे में सोचिए, और उसके बाद आज का जो हमारा 10 बजे का टॉपिक होगा उसमें हम यकीनन ये बात दोबारा करेंगे कि इस तरह के जराइम को अपने माशरे में हम किस तरह डिस्करेज कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं। क्या मुजरिम को सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए? क्या हमारी पुलिसिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? या दूसरी तरफ हम बेचारे मजलूम इंसान को, जो इन दिस केस एक खातून है, उसको ही ये कहेंगे कि भाई गलती सारी आपकी थी, आपको रात को निकलना ही नहीं चाहिए था। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज शो, और यकीनन
आपकी कॉल्स भी हम इसमें लेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बताते चलें कि ओवर द वीकेंड एक बहुत बड़ा और नुकसान पाकिस्तान की, जब हम बात करते हैं मजहबी हिस्टोरियन के हवाले से, एक तारीख दान, एक ऐसे शख्स जिनका आपने हमारे प्रोग्राम में भी देखा, और मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे इस्लामी तारीख़ के ऊपर उनके बयानात होते हैं, उनका एक ख़ास अंदाज़ था मजालिस को लीड करने का। मैं बात कर रही हूँ अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है क्योंकि उनका सफ़र बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हम उनके कई बयानात देखते रहे, लेकिन क़तई नज़र इस बात से कि उनकी अक्सर नोक झोंक होती थी ऑनलाइन मीडिया पे, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने उन पर मीम्स भी बनाए। उनका एक अपना रुतबा था, एक अपना मुताला था, और उसको आज हम ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट हिज लाइफ एंड वील टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। ये दुआ करना। अब ये किताब ज़ेरे बहस है जनाब। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 24 मार्च 1944 को भारत के शहर लखनऊ में पैदा हुए। वो खतीब के साथ साथ शायर भी थे। ज़मीर अख्तर नकवी ने शायरी, मरसिया निगारी समेत शोहदाए करबला की जिंदगी पर दर्जनों किताबें लिखी। उन्होंने लखनऊ के हुसैनाबाद स्कूल से मैट्रिक किया। गवर्नमेंट जुबली कॉलेज लखनऊ से इंटर के बाद ग्रेजुएशन की सनद शिया कॉलेज लखनऊ से हासिल की। अल्लामा ज़मीर नकवी 1967 में पाकिस्तान हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर कराची में मुकीम हो गए। एंड वेलकम बैक। आपको बताते चलें जी कि ये जो सारे सानेहात है हमारे मुल्क में, अभी मैं ट्विटर पे एक नज़र डाली थी तो लोगों ने जो की रहने हैं और देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि वाकई सज़ा और जज़ा का बड़ा अहम ताल्लुक़ है, और इस्लामी शरीयत के हवाले से अगर इस्लामी लॉ को हम देखें तो उसमें सख्त सज़ा की मौजूदगी है। और अल्लाह ताला के कलाम में भी देखा जाए तो बार बार इंसान को तंबीह की जाती है कि अगर तुम किसी के साथ ज़्यादती करोगे तो उसका अजर तुम्हें मिलेगा, उसका बहुत बुरा नुकसान तुम उठाओगे। लेकिन इन रिवायतों को, इन कदरों को अपने माशरे में हम कैसे लेके और दूसरा ये भी कि तनज़्ज़ुली का शिकार हम क्यों हुए हैं। आइए एक दफ़ा फिर नज़र डालते हैं। ऑल्दो ये बड़ा तकलीफ़देह मामला है, लेकिन ये किस तरह मोटरवे केस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अभी तक कहा जा रहा है कि 12 मुख्तलिफ जो इसमें मुलजिम हैं या सस्पेक्ट्स हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके DNA टेस्ट लिए गए हैं। फिर 3 तस्वीरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और उसके बारे में कहा जा रहा है कि CM पंजाब ने 25 लाख रुपए का इनाम भी इसके लिए मुख्तस कर लिया कि कोई इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देता है। ये लोग अभी तक मफरूर हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त की जो कार्रवाई है उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये खातून ने जब ये केस बताया तो उनकी और उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट ये थी कि इसको पब्लिक ना किया जाए, इसकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना आए, लेकिन उसको मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। दूसरी तरफ जो CCPO लाहौर का जो बयान था उसमें हमने देखा कि CM पंजाब ने उसकी नोटिस लिया है, कहा है कि 7 दिन में, जो लेटेस्ट इतलात हैं कि 7 दिन में तहरीरी जवाब दें कि ये गैर जिम्मेदाराना जो उनका एक बयान था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि ओवर द वीकेंड जितनी इसके बारे में प्रोटेस्ट हुई, चाहे हम कराची में बात करें, लाहौर में बात करें, मुल्क भर में आज भी शोबिस की पर्सनालिटी स्पेशली इसके लिए निकलेंगी क्योंकि गम और गुस्से से कौम भर चुकी है। एक के बाद एक ऐसा वाक़या होना। पहले ज़ैनब का वाक़या, ज़ैनब एक्ट आया, हमें लगा कि शायद कोई पेशरफ्त हुई है, लेकिन फिर मासूम बच्ची मरवा, गुलपना जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उनको पेशावर में शूट किया जाना, और फिर ये इंसिडेंट, ये मेरे ख्याल में दिल को दहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर आज भी हम खड़े नहीं होंगे तो हमारे घर में जब भी अल्लाह ताला की रहमत यानी एक बेटी पैदा होगी तो इंसान का दिल हमेशा डरेगा कि क्या मुस्तकबिल है, क्या हिफाजत है जो हम बतौर माशरा, बतौर मुमलिकत अपनी बच्ची को दे रहे हैं। आइए देखिए, ये खातिर ख्वाह पेशरफ्त है, लेकिन अब मुल्ज़िमान या जो सस्पेक्ट्स हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं या जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके ख़ानदान वाले ये कह रहे हैं। जब तक ठोस सबूत ना हो तो क्या हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और एक और इसमें बड़ा जो अहम बात है वो मीडिया ट्रायल के हवाले से भी होती है। लोग कहते हैं कि बग़ैर तस्दीक के अगर लोगों के नाम, उनकी शनाख्त इस तरह लीक की जाती है तो यकीनन उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है और वो कभी शायद इससे रिकवर ना कर पाएँ। लेकिन फिर अहम बात यह है कि इस तरह की ज़्यादती के केस में जब पब्लिक सेंटिमेंट, जब हम बतौर सोसाइटी
विद्यार्थी इतना ज़्यादा गम और गुस्से की हालत में हों तो यकीनन स्टेट मशीनरी को अपनी भी एक इफ़ेक्टिवनेस दिखाना है कि क्या इस केस पे पेशरफ्त हो रही है या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि पाकिस्तान में नहीं, इस खित्ते में, अगर हम पूरे साउथ एशिया में देखते हैं, जब तक सोशल मीडिया अपलोड नहीं होती और शहरी आप और मैं निकल के किसी जुल्म और ज़्यादती के लिए आवाज़ नहीं उठाते, ऐसा लगता है कि हमारे ओहदेदारान को और वो जो हमारी हिफाजत पे मामूर हैं उनके कान पे जू नहीं रेंगती। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं अब स्कूल्स खुलने की नवीद और कई पेरेंट्स के लिए ये खुशी की खबरें। कई मैंने मीम्स देखी कि जी पेरेंट्स बड़ी खुशी में रक्स भी कर रहे हैं कि बच्चे अब फाइनली स्कूल जाएंगे। आई थिंक एक बहुत बड़ा ब्रेक आया और जहां हम बड़ों की एंजाइटी की बात करते हैं, बच्चों के लिए भी ये बड़ा तकलीफ दे फेज़ था जब अपने वो जो इन्वायरमेंट था, अपना स्कूल, अपने दोस्तों, अपनी डेली एक्टिविटीज़ से उनको दूर होना पड़ा। अभी तक की इतलात के मुताबिक कई सूबाई हुकूमतों ने इस पर फैसला ले लिया है। थोड़ी क्लैरिटी भी है कि 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। उनसे जानते हैं कि स्कूलों की क्या तैयारी है और ये जो बेयकीनी की फ़िज़ा है, कहीं ना कहीं हमें मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं सूबाई हुकूमतों के, क्या इस पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी है? पेरेंट्स किस तरह की तैयारी करें? अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। काशिफ साहब, क्या इस वक्त की पेशरफ्त है? आई थिंक द स्कूल्स हैव बीन रेडी टू वेलकम द स्टूडेंट्स बैक फॉर अ व्हाइल, लेकिन क्या सूबाई हुकूमतों की तरफ से, आला हुकाम की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है? देखिए, ऑलरेडी ये तो आपको पता है, गुजरा कॉन्फ्रेंस में भी ग्रीन सिग्नल था, एनसीओसी में भी ग्रीन सिग्नल है, और हम तो आपको पता है 15 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने तालीमी इदारे खोले और एसओपीज के मुताबिक सक्सेस स्टोरी थी, मदारिस ने भी खोले। लेकिन ये गवर्नमेंट के एंड पे अभी भी जो कंफ्यूजन है, हम देख रहे हैं कि कभी सिंध के अंदर हमें जो है क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, कंफ्यूजन का एक एलिमेंट वहां पे नजर आ रहा है। फिर हम समटाइम पंजाब के अंदर भी ऐसी आवाजें सुनते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की शायद एंड पे, क्योंकि और शायद वो हक बजानब भी, उसकी लास्ट भी आपके प्रोग्राम में मैंने वजह बताई थी कि गवर्नमेंट को अपने जो तालीमी अदारे हैं 1,31,000 उसके लिए एसओपीज को इंश्योर करने के लिए 50 अरब रुपया फौरी चाहिए, और वो मेरा ख्याल है ये खर्चना नहीं चाह रहे या ये किसी जगह अपने जो गैर जरूरी चीजों पे कट नहीं लगाना चाह रहे हैं। अगर ये वो 50 अरब रुपया हमारे उन 2.5 करोड़ बच्चों के लिए लगाना चाहिए फौरी तौर पे, वो हमारी पाकिस्तानी औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनका जो असल कश्मकश है, तसबज़ब है, जो उनकी कंफ्यूजन है, वो है भी इसी वजह से, क्योंकि आपको आपने उनकी बात लास्ट स्टेटमेंट सुनी होगी कि जनाब आप अगर सर्जिकल मास्क नहीं है तो आप जो है वो पहन लें, अपना जो रुमाल बांध कर आ जाए। तो ये उनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट को जाहिर और काशिफ साहब, इस तरह के बयानात मेरे ख्याल में अवाम में कंफ्यूजन भी ज़्यादा पैदा करती है। लेकिन कमिंग बैक स्पेसिफिकली टू द प्राइवेट स्कूल्स, अच्छा अक्सर मेरे प्रोग्राम में भी कोट किया जाता है गैलप के सर्वे को। ये सर्वे तमाम पाकिस्तान में इस तफरीक को किए बगैर कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, पेरेंट्स से उनकी राय लेता है, और उसमें यकीनन 85% ऑफ द पेरेंट्स आर सेइंग कि स्कूल्स खुलने चाहिए या क्लैरिटी आए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो अभी तक जितनी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि 15 सितंबर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, तो अक्सर स्कूल्स ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स की राय ऑलमोस्ट 50-50% डिवाइडेड है। 50% पेरेंट्स बड़े कीन है बच्चों को भेजने के लिए, बकाया 50% समझते हैं कि बच्चा इतना छोटा है, या स्कूल्स वाले किस तरह एसओपीज फॉलो करवा पाएंगे, क्योंकि एक जो खौफ है वबा का वो अपनी जगह कायम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो खौफ है ना, ये इन कंफ्यूजन की वजह से खौफ है। अदरवाइज मैंने ये उसके कि जब आप माजी में देखते हैं 2 माह पहले मदारिस ने सक्सेस स्टोरी दी, प्राइवेट स्कूल 15 अगस्त से पूरी सक्सेस स्टोरी दी, पेरेंट बहुत ज्यादा ईगर हैं। आपने बल्कि ये देखा कि हाई कोर्ट तक तो पेरेंट्स गए हैं स्कूल खुलवाने के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह क्या है उसकी देखें। अब जो इन्होंने एसओपीज दिए, कंफ्यूजन तो गवर्नमेंट के एंड पे, पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा जनाब पहले डिसाइड हमारे साथ ये किया कि आप जो है 2 शिफ्ट में खोलें, और हमने भी डिसाइड किया 3 दिन जूनियर सेक्शन खोलेंगे, 3 दिन सीनियर। अब अल्टरनेट डेज की बात की गई और सिंगल शिफ्ट की बात की गई। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 200 की स्ट्रेंथ है, अगर 3 दिन जूनियर सेक्शन आएगा, 3 दिन सीनियर, तो 100 स्ट्रेंथ आएगी। फिर हमने डबल शिफ्ट की जब बात की तो ऑब्वियसली उसका मतलब है 50 एट अ टाइम उस शिफ्ट में होंगे।
तो इट्स वेरी क्लियर कि आप जिस वक्त एक जो है एसओपीज को इंश्योर करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोरोना से इनको बचाएं, और वो कभी मुमकिन होगा जब सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करेंगे। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे और इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, कंफ्यूज टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यकीनन पेरेंट भी कंफ्यूज होगा, स्कूल मालकान भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो मेरी ये गवर्नमेंट से भी इस्तदा है कि ये रुमाल बांधने वाली जो इस्तेलाह है या सिंगल शिफ्ट है, ये नुकसानदेह है। हमें बहुत डिटरमिन्ड होके सक्सेस स्टोरी को देखना है, और खास तौर पे हमारे जो पब्लिक स्कूल में 2.5 करोड़ बच्चा है, वो हमारे लिए बहुत कीमती बच्चा है। उनको खुदा के लिए ये पाकिस्तानी बच्चे होने का हक दीजिए और एसओपीज को इंश्योर करें। देखिए काशिफ साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट इसमें मैं रेज करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने, एंड आई एम अगेंस्ट कि एक किसी इदारे को या खास तरह के इंस्टीट्यूशंस को डीमोनाइज किया जाए, लेकिन बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ज़्यादा है, वक्ती तौर पर फीस कम की गई, लेकिन अब कोरोना की मद में जहां आप लोग ये एडवोकेट कर रहे हैं कि स्कूल्स को खुलना चाहिए, कई प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी ओरिजिनल फीस यानी रिड्यूस फीस नहीं, ओरिजिनल फीस पे प्लस 10% करके ये कहा है कि हम अपने इदारे को, अपने स्कूल की प्रेमिसेस को और टीचर्स को कोविड के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये एडिशनल खर्च होगा। थोड़ा इस पर पेरेंट्स की तरफ से एक एहतजाज है और कन्फ्यूजन है कि आखिर को ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे होंगे, क्योंकि उसूली तौर पर स्कूल्स में सफाई का निज़ाम होना चाहिए, सैनिटाइजेशन, पोछा वगैरह तो ऑलरेडी होना चाहिए, सरफेस क्लीनर्स आपके पास होने चाहिए, बाथरूम में सोप्स होने चाहिए, बच्चा मास्क घर से लगा के आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स, वो कहाँ खर्च होंगे? ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। हमारे 2,07,000 जो स्कूल हैं उसमें पाबंद हैं, किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो कोरोना की मद में या सफाई के हवाले से या एक्स्ट्रा किसी किस्म के जो स्टेप्स अगर स्कूल में लिए गए हैं उसमें नहीं चार्ज होंगे। अगर कोई ये कर रहा है वो गलत कर रहा है, और ऑब्वियसली उसमें जो है वो कानूनी तौर पर भी जो है वो पाबंद है, वो फेडरेशन के जो है हदायत का पाबंद है। अगर कोई कर रहा है हमारे नोटिस में भी लाना चाहिए। info@pakistanprivateschool.com हमारी जो है ईमेल आईडी है, आप उसमें डिटेल दें, और गवर्नमेंट में की तरफ से भी डायरेक्शन हम इसमें पेरेंट के साथ हैं, और किसी किस्म का कोई भी अगर ये चार्ज करेगा वो गलत करेगा, हम पेरेंट को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। काशिफ साहब बताइएगा कि क्या कोई हेल्पलाइन या कोई ईमेल एड्रेस आपकी एसोसिएशन ने भी सेटअप किया है इन टर्म्स ऑफ कोरोना एसओपीज, यानी जैसे कहा गया ये एसओपीज यकीनी बनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है स्कूल्स की, कैंपसेस जगह जगह हैं। अगर कोई भी पेरेंट ये फील करे कि कोरोना एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा या इनको ख्याल नहीं रखा जा रहा इन एहतियाती तदाबीर का, तो वो क्या आपकी एसोसिएशन को रिपोर्ट कर सकते हैं वंस द स्कूल्स आर ओपन? जी बिल्कुल, मैंने तो किया ना कि हमारी info@pakistanprivateschool.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और ये तमाम पेरेंट्स के लिए एक्सेस में है। और ऑब्वियसली अगर आपको ये कंप्लेंट है, फेक किस्म की कंप्लेंट ना हो, आप विद फैक्ट्स जो हैं उसको डिटेल आप दें, कॉन्टेक्ट जो आपके साथ जिस पे किया जा सकता हो। तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा जहां पे जो पेरेंट के जायज मुतालबात है हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो हमारे पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और इस मुश्किल की घड़ी में हमें, मैं फिर ये कहूंगा, इट्स नॉट अ इजी टास्क। हमें पेरेंट्स को, टीचर्स को, इंतजामिया को मिलके, और खासतौर पर मीडिया का, सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमें मिलके इसको जो है वो फेस करना है और इसे सक्सेस स्टोरी बनानी। पूरी दुनिया में ये सक्सेस स्टोरी होगी कि जो हमारा 5 करोड़ बच्चा है वो वापस तालीमी इदारों में जा रहा है, हमें उनको महफूज करना है। ये हमारी औलाद है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है। मुझे लगता है कि जिन एरियाज को अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से हम फोकस नहीं कर पाए, अल्लाह ताला ने शायद ये सुनहरी मौका दिया है कि वी कैन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड करेक्ट देम। एक बड़ी इसमें अहम कड़ी है ट्रांसपोर्टेशन। जिस तरह के हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जाने वाले, अटेंड करने वाले कई बच्चे मैस ट्रांजिट का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल की वैन्स होती हैं, बसेस होती हैं। हम वहाँ पे इन एसओपीज़ को किस तरह यकीनी बना सकते हैं? यूजुअली ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं या कुछ प्राइवेट स्कूल्स की अपने यानी ख़ास कोलैबोरेटर्स के साथ, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के साथ कोई एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ होता है। क्या प्राइवेट स्कूल्स को आपने इस बात पे भी पाबंद किया है कि जो इस तरह के मैस ट्रांजिट्स वाले स्कूल वैन्स का सिस्टम है, बसेस का सिस्टम है, उसमें भी एसओपीज़ को फॉलो करवाया जाए? देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% प्लस स्कूल तो वो हैं जिनकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती, और अमूमन वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वही इसको करते हैं। और ये यकीनन स्कूल की उस ट्रांसपोर्टर को हदायत जरूर होती है एसओपीज के हवाले से, और हम पहले भी माजी में भी
इनको इंश्योर जरूर करते रहे। लेकिन इसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तो ट्रांसपोर्ट हमारे अपने स्कूल्स की जिन बड़े स्कूल्स के अंदर मौजूद है वो तो इसको इंश्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह होगा। लेकिन जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसमें गवर्नमेंट की इंतजामिया को ज्यादा रोल प्ले करना है। ऑब्वियसली वो एक हद तक तो हम उन्हें इंश्योर कर सकते हैं कि आप इस तरह करें और पेरेंट को भी आगाही वो उसकी दी जानी चाहिए और दी जाती है। लेकिन इसमें फिर वो बात है कि सबको अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि वो एक सेपरेट एक डोमेन है, उसमें उतना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का स्कूल्स का उस तरह से नहीं होता जिस तरह आप अपने कैंपस के अंदर इसको इंश्योर कर सकते हैं। और खास तौर पे टीचर के हवाले से मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि अभी भी ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। समटाइम ये कहा जाता है कि जी अभी वो कोरोना टेस्ट होने हैं, समटाइम कहते हैं नहीं होने। तो ये जब तक क्लैरिटी इन चीजों में नहीं होगी, टीचर्स का अगर आपने करना है फेडरेशन टीचर्स के कोरोना टेस्ट या किसी का भी कोरोना टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं हम तैयार हैं। लेकिन आप तैयारी के हवाले से व्हाई आर यू नॉट बीइंग 25 लाख से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं, वो ये कोरोना टेस्ट जो है वो नहीं करवा सकेंगे। यकीनन फिर उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको मौजूदा हालात में देखें तो कम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काशिफ साहब, प्राइवेट स्कूल्स को तो एटलीस्ट ये कर लेना चाहिए, क्योंकि 40-48 आवर्स की एक विंडो होती है जिसमें एटलीस्ट आप इनिशियल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो वो तमाम अमला जिन्होंने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है ये तो आपकी तरफ से होना चाहिए, यानी इसको तो कानूनी तौर पे या SOPs के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से लागू करने के बजाय ये तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जिस बच्चे को जिस एनवायरनमेंट में बच्चे को हम भेज रहे हैं वो सेफ है या नहीं। और पीरियोडिकली आई थिंक कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हो सकता है आपको ये प्रैक्टिस हर 3 महीने के बाद रिपीट करनी पड़े। क्या इसके लिए प्राइवेट स्कूल्स तैयार हैं? देखिए जो तो कोरोना टेस्ट के हवाले से है ना, ये तो इस वक्त आपके 6 से 8 माह के अंदर पूरे पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की इतनी हैवी मशीनरी के साथ मुमकिन सिर्फ इतना थी कि वो 8,96,000 कर सके। तो 25 लाख जो टीचर्स हैं, 8 से 15,000 का एक टेस्ट है, वो एक तो टीचर के लिए उसकी अफोर्ड करना अफोर्डेबिलिटी का मसला है। दूसरी बात ये है कि अगर 6 घंटे जिस टीचर के पास रहना उसका कोरोना टेस्ट जरूरी है, तो फिर जो 18 घंटे जिस पेरेंट्स के साथ उस बच्चे ने रहना तो कोरोना टेस्ट तो फिर वहां भी जरूरी है। हाँ, ये तो मुमकिन किया जा सकता है जिस पे आपको शक है या जिसके ऊपर आप रैंडम ये कंपैरिजन नहीं हो सकती काशिफ साहब, क्योंकि बच्चों के लीगल गार्डियंस तो पेरेंट्स हैं, वो अपने घर में जिस हालात में भी रखें, लेकिन जब जिम्मेदारी वो इदारे को देते हैं वहां पे, यानी इतने अरसे से मुझे तो हैरत है कि आप लोगों की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं, व्हाई कुडंट यू आस्क फॉर, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की नर्सेस के यानी डिस्काउंटेड रेट पे कोविड टेस्ट हो रहे थे, सबसे बड़ी चीज तो ये होनी चाहिए थी कि टीचर्स के लिए या जितना अमला एकेडमिशियंस का है उनको आप एक रिड्यूस प्राइस पे कोविड टेस्ट दें, क्योंकि उसके बगैर तो पेरेंट्स का ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो सकता। ये आपकी जो बात है मैं 100% से एग्री कर रहा हूँ। ये तो मैं कह रहा हूँ जहाँ 2.5 करोड़ हमारा बच्चा है जिसके लिए फीवर गन गवर्नमेंट जो पब्लिक स्कूलों में सरकारी स्कूलों में देने को तैयार नहीं है, जहाँ पे वो कह रहे हैं छोड़ देना, अभी तो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, आपकी एसोसिएशन डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात कर रही है, नेगोशिएट ये हो रहा है कि स्कूल्स को खोल, तो यानी आई वुड वांट टू नो कि अगर मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है वहां का हर टीचर टेस्टेड होगा या नहीं होगा? पहली बात तो ये मैंने अर्ज किया ना, इसको अगर गवर्नमेंट की कैपेसिटी के मुताबिक जितनी लैब्स अवेलेबल हैं, आपको 2 से 3 साल चाहिए उसकी लैब्स के अंदर इसको सबके एक को इसको करना। रैंडम सैम्पलिंग इज पॉसिबल, लेकिन अगर आप ये करेंगे कि अगर वो हर एक को करना तो ये मुमकिन है। सर रैंडम सैम्पलिंग का ही बता दीजिए, क्या ये स्कूल जो इस वक्त तैयार हैं 15 सितंबर को स्कूल खोलने के लिए, क्या वहां पे रैंडम सैम्पलिंग की हुई है? हम बिल्कुल तैयार हैं, कुछ हद तक हमारी रैंडम सैम्पलिंग हुई है, लेकिन ऑब्वियसली ये 2 दिन से ज्यादा तो उसका टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। ऑब्वियसली वो आपको जिस वक्त स्कूल ऑन होंगे फिर आपको रैंडम सैम्पलिंग साथ साथ मुसलसल करनी पड़ेगी, फिर जाके ये श्योर होगा, क्योंकि आज कर लें हो सकता है अगले हफ्ते कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो रैंडम सैम्पलिंग आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम। अच्छा, क्या आपने टीचर्स को इस तरह की हिदायत भी दी है कि अगर किसी बच्चे में कोई सिम्टम देखें तो फिर उसका क्या प्रोटोकॉल होगा? क्या फौरी तौर पर बच्चे को आइसोलेट किया जाएगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, व्हाट विल हैपन? ये गाइडलाइंस बड़ी अहम है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। जी ये बल्कि एसओपीज का बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट भी है कि जैसे ही पहले तो ऑब्वियसली जिस दरवाजे से अंदर एंटर हो रहा होगा तो वहां फेवर सेंटर से चेक करेंगे, विद इन क्लासरूम चेक किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई जो है को करिकुलर एक्टिविटी होनी नहीं है, क्लासरूम की एक्टिविटीज है। लिहाजा टीचर को ये हदायत है कि जो थोड़ा सा बच्चा आपको लगा कि उसने उसकी तबीयत ठीक नहीं, बुखार महसूस हो रहा है, छींक रहा है या नजला जुकाम फील हो रहा है, तो फौरी तौर पे उसको जो है आइसोलेट किया जाए और उसको ऑफिस को भी रिपोर्ट किया जाए, पेरेंट को भी किया जाए, ताकि उसको फौरी तौर पे हम देख सकें, ट्रीटमेंट किया जा सके कि उसका इशू क्या है।
और अगर वो उससे क्लियर होकर आता है तो ऑब्वियसली वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर आखिरी मेरा सवाल आपसे होगा, व्हाट अबाउट टीचर्स? अगर खुदा ना खास्ता अब जब स्कूल्स री ओपन होते हैं, देखिए बच्चा तो अल्लाह ना करे अगर बीमार हो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाता है, क्या आपने अपने टीचर्स को प्रोटेक्शन दी है? क्योंकि वो भी तो फिर फ्रंट लाइन वॉरियर्स होंगे, वो ना सिर्फ क्लास को लीड कर रहे हैं लेकिन अपना एक्सपोजर भी वो कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई टीचर बीमार पड़ता है या कोविड पॉजिटिव होता है, अमूमी तौर पर प्राइवेट स्कूल्स में उसकी कोई हेल्थ कवरेज नहीं होती, क्या आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? देखिए कुछ हद तक तो जिम्मेदारी ली जा सकती है, डिजर्विंग केसेस में भी ली जा सकती है, विद इन कैंपस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी तो जिम्मेदारी ली जा सकती है। लेकिन सिंस यू नो वी हैव 2,07,000 प्राइवेट स्कूल, उसमें बहुत बड़ी जो तादाद है वो हमारे वो स्कूल्स हैं जो कि लो कॉस्ट या अफोर्डेबल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है। जहां आपने इस मुल्क के ऊपर 32,000 अरब का कर्जा है तो 50 अरब जो है प्राइवेट पब्लिक स्कूल को चाहिए, और इतनी ही शायद जरूरत अगर सपोर्ट जो है प्राइवेट स्कूल के लिए भी चाहिए। तो हमें इतने बड़े लेवल पे अगर इसको कंट्रीब्यूट करना है तो उसमें हर एक को रोल प्ले करना, और गवर्नमेंट की सरपरस्ती के बगैर ये बहुत बड़े लेवल पे तो मुमकिन नहीं। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि इसमें एडवोकेसी की जरूरत है। काशिफ साहब, आर मीडिया चैनल और मेरे शो पे जरूर हमारी कोशिश होगी कि आपकी ये जो की कंसर्न्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम एजुकेशन की प्राइवेट इदारों की बात करते हैं वो घूम फिर के डेट, उसमें एक रस्साकशी का माहौल और फिर फीस पे बात आ जाती है। ये वो अहम मद है जिसके अंदर गवर्नमेंट को स्टेप अप करना है और इसके लिए हमें एडवोकेसी करनी है, स्कूल्स को सेफ बनाना है, ना सिर्फ तुलबा के लिए बल्कि असातिज़ा के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, एंड वी होप दैट दिस वर्ड रीचेस द गुड ऑफ। आज जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जिस तरह हमने कहा कि सज़ा और जज़ा, हिनियस क्राइम्स, ऐसे हौलनाक सानेहात और जराइम जो हमारे माशरे में हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्या वो पेट्रियार्की की वजह से है, जिसको अक्सर कहा जा रहा है हम एक इंसिडेंट को हमने जेंडर वॉर बना लिया है, या दूसरी तरफ इसकी अहम वजह यह है कि हमारा लीगल सिस्टम, हमारा लोगों को पुलिसिंग का निज़ाम और फिर उसके बाद कानूनी रोह से उनको सज़ा देने का अमल इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है कि हम जराइम को रोक नहीं पाते। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, सज़ा और जज़ा की जहाँ बात कर रहे हैं, हमने ये देखा कि ओवर द वीकेंड पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, प्रोटेस्टर्स बाहर निकले इस हौलनाक साहने के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। वहाँ पे मौजूद लोगों ने क्या कहा? क्या उनको लगता है कि हमारे लीगल सिस्टम की कमज़ोरी है या हमारी माशरती रवैये और रिवायात अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं और उनको एक ऐसी अंधी खाई, एक ऐसे डार्क स्पॉट में ले जाती हैं जहाँ वाकई उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा एंड व्हाट द प्रोटेस्टर्स were holding up as their placards. इस तरह के रेपिस्ट हैं उनको पब्लिकली हैंग करना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम इस तरह की सज़ा कोई हम लोग पब्लिकली देते हैं तो वो लोगों के लिए, इस तरह की ज़हनियत रखने वालों के लिए एक इबरत का निशान होगा। जो सिक्योरिटी या सेफ्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर सिटीजन का हक है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एनी एज। हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए सड़कों पर निकलने की, पार्कों पर निकलने की। सीसीपीओ का काम लोगों को हिलाकिया सिखाना नहीं है, सीसीपीओ का काम है मुजरिमों को पकड़ना। रोज एक निशाना बनते हुए कभी बच्चे, कभी लड़के, कभी लड़कियां, कभी इवन के ट्रांसजेंडर भी महफूज नहीं है। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई पुलिस का रखवाला, मुहाफिज ये आके कहे कि औरत घर से बाहर क्यों निकली। ये गुस्सा है जी जो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी अवाम में। लाहौर के मुजाहिरीन के आप कमेंट सुन रहे थे, यही हालात कराची में भी हैं, आज भी प्रोटेस्टर्स निकलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े इदारे जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, यानी आपको ये एहसास हो कि आपकी कहीं भी बात किसी एक ख़ास तबके की जो ऑलरेडी एक वल्नरेबल तबका है, इन दिस केस ख़वातीन, क्या उनकी मज़ीद दिल आज़ारी करते हैं? क्या आप तक़वियत पहुँचाते हैं एक ऐसे निज़ाम को जिसमें ऑलरेडी मज़लूम का साथ देना मुश्किल है, उसके लिए आवाज़ उठाना मुश्किल है, उसको इस तरह के इल्ज़ामात या लेबल्स दे दिए जाते हैं कि शायद उसने अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त को खो दिया है। जब आप मज़ीद उसको विक्टिमाइज़ करते हैं तो मामलात बिगड़ते हैं और अगली दफ़ा हो सकता है किसी के साथ अगर जुल्म और ज़्यादती हो तो वो आगे आकर अपने लिए आवाज़ भी ना उठाना चाहे, इंसाफ के लिए दुहाई भी ना दे। क्या एक ऐसे माशरे में हम एक मुमलिकत को, एक सोसाइटी को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो हमारे जहन में है। दूसरा, आपने कमेंट सुना कि
एक बड़ी डिबेट ये है कि रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग करना चाहिए या नहीं। इसकी तरफ दोनों तरफ अगर डिबेट के देखें तो आपको बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। एक इसका आर्ग्यूमेंट ये भी है कि वायलेंस इज़ ओनली गोइंग टू ब्रीड वायलेंस। अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे कि बेजान जिस्म हर गली चौराहे पे लटक रहे हैं, तो क्या इससे और वायलेंस आपकी सोसाइटी में बढ़ सकता है या नहीं। इसके ऊपर हम बात करेंगे 10 बजे के बाद। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि आप समझते हैं कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए या कोई और तरीका है इन जराइम को रोकने का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं मोटरवे सानहे के हवाले से, लेकिन उससे भी बड़ा और मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम सवाल हमारे माशरे के सामने हम सबको एज अ सोसाइटी जो आंसर करना है कि इस तरह के जराइम को, इस तरह के सानहात को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अगर आप मुजरिमों को पकड़ते और सख्त सज़ाएँ देते तो इंसिडेंस ऑफ दिस क्राइम विल रिड्यूस। लेकिन उसको फिर डिबेट करने वाले लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाती है, पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है कि ये क्राइम वहाँ पे कम हुआ है, उसके और भी मुहर्रिकात हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने माशरे में देखते हैं तो कई दफ़ा रहम की या फिर मर्सी की अपील्स पे बात की जाती है कि अगर कोई ऐसा सानहा हो जाए, मुजरिम पकड़ा भी जाए, अमूमी तौर पे कोई अगर करीबी रिश्तेदार पकड़ा जाए, तो फिर बेटर सेंस इज़ कि लोग अपील करते हैं रहम की और कहा जाता है कि माफ़ कर दें या सज़ा में कमी कर दें, रियायत कर दें। इस वक्त जो पूरी कौम के गम और गुस्से का हाल है, क्योंकि एक होता है सिर्फ इंसिडेंट, इसके अंदर जो हैवानियत और बर्बरियत की एक और ही लेवल है कि एक खातून जिसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उसको उनकी बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो इस वक्त तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो इस चीज़ के बगैर एवेंज ही नहीं हो रहा। यू कैन सी हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, पढ़े को हमने जेंडर वॉर क्यों बना दिया है। तो आइए ये तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं नफ्सियात की रूह से और ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, कानून इसके हवाले से क्या कहता है और माशरती। पहले जी, इट इज़ माई ग्रेट ऑनर to have somebody who's been championing similar causes for the last 41 years, and it is because of voices like these कि मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये इश्यूज ज़िंदा हैं बल्कि इन पे बात करने की हम जुर्रत भी कर पाते हैं, बिकॉज एक वसी तजुर्बा लेके हमारे सामने उसको पेश करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ अ सोशल साइंटिस्ट एंड अ सपोर्टर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। थैंक यू सो मच ताहिरा जी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। जिस तरह मैंने कहा कि नफ्सियात को इंसानी नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस बात पे भी कि सख्त सज़ा से क्या जुर्म को लोग अवॉइड करते हैं, डरते हैं, या माशरे की वजह से डरते हैं, पकड़े जाने के खौफ से कम होता है, या सज़ा के खौफ से कोई जुर्म कम होता है। इस पर ज़रा रोशनी डालेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर आशा बेदार। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशा फॉर बीइंग हियर विद अस एज़ वेल। ताहिरा जी, सबसे पहला सवाल, लोगों ने कहा जी बिला वजह, वैसे ही हमारे यहाँ तो फेमिनिस्ट को बुरा लफ्ज़ समझा जाता है ना, उन्होंने कहा बिला वजह जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने इसको जेंडर वॉर बना लिया है। लेकिन क्राइम की नौइयत देखिए, खातून के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा देखिए, ये क्यों ना बने जेंडर वॉर हमारे माशरे में? क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और कुछ कहने से पहले मैं तस्हीह कर दूं आपकी, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान को की नुमाइंदगी नहीं कर रही, मैं उनके साथ मुंसलिक नहीं हूँ, मैं उनकी मुलाजिम नहीं हूँ। उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, उनके मौक़िफ़ के साथ मैं शाना बशाना खड़ी हूँ, लेकिन मैं आज उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि मैं उनके साथ मुलाजिम नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम और संजीदा मौजू है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने डॉक्टर आशा बेदार को मदऊ किया है, क्योंकि अब हम एक संजीदा, बजाय इसके कि जिस तरह के देखा जा रहा है, मैं हर एक की बात नहीं कर रही, हर चैनल की भी बात नहीं कर रही, हर प्रोग्राम की भी बात नहीं कर रही और हर एंकर की भी बात नहीं कर रही, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगी कि मुझे पिछले 4-5 दिनों में कितने मिर्च मसाला शोज के अंदर मदऊ किया गया था और मैंने इनकार कर दिया कि मैं मिर्च मसाला शो नहीं करती। बराए मेहरबानी किसी एक्सपर्ट शेफ को बुला लें, क्योंकि मिर्च मसाला शो
इतने संजीदा मौजू के ऊपर करना, ये एक है जहां हम आप जैसे एंकर्स और भी हैं, नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने बहुत संजीदा और बहुत एक जज्बात के साथ ये शो किया है, बहुत एक कमिटमेंट के साथ, अज़्म के साथ अपने प्रोग्राम किए हैं और निभाया है इस मौजू की संजीदगी को। वहाँ पर एक दूसरा तबका भी मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती नुमाइंदगी, अपनी ज़ाती नुमाइश, अपने चैनल की, अपने प्रोग्राम की रेटिंग्स और इश्तिहारात बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं आपकी दोबारा शुक्रगुजार हूँ। ये तो काफी लंबी तमहीद हो गई। जेंडर वॉर्स और ये क्या है और क्या नहीं, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। एक औरत नहीं, दिन में अगर हर घंटे में एक पाकिस्तानी औरत या बच्ची या बच्चा, आपको सुनकर हैरत होगी कि लड़के के अंदर जब रेप होते हैं, और बाय द वे एक और तमहीद मैं बांध लूं या एक गुजारिश आपसे कर लूं कि रेप को बराए मेहरबानी रेप ही कहें, ज्यादती ना कहें। ज्यादती वो होगी अगर मैं सारा टाइम ले लूं और डॉक्टर आशा बेदार को बोलने ना दूं, वो मैं आशा बेदार के साथ ज्यादती कर रही होंगी। लेकिन रेप को हम रेप ही कहेंगे, क्योंकि ना अरबी में, ना फारसी में, ना उर्दू में रेप का कोई तर्जुमा नहीं है हमारी जबानों में, इसलिए कि हमारे मजहब में रेप का तस्वुर ही नहीं था। आपको सुनकर ये हैरत होगी। तो अगर हम लोग शोर मचा रही हैं, अगर हम गुस्से में हैं, अगर हम रंजो गम की कैफियत में हैं, अगर हम इस्तिराब की कैफियत में हैं, अगर हमारी तबीयत बहुत रंजीदा है और हम आंसुओं से रो रही हैं, और उसके साथ साथ हमारा गुस्सा है कि इतनी जिद्दोजहद करने के बाद 6-7 दहाइयों से ये हमारी नानियों दादियों से ये जिद्दोजहद शुरू हुई थी, हमारी वालदाओं ने ये जिद्दोजहद आगे बढ़ाई और हम बढ़ा रही हैं। हमारे बच्चे, और आपको सुनकर खुशी और हैरत होगी कि हमारे बच्चों के बच्चे अब ये जिद्दोजहद हमारे साथ शाना बशाना आगे बढ़ रहे हैं। इतनी खुशी हुई थी हफ्ते वाले रोज जब हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में आमतौर पर सिर्फ कराची और लाहौर का जिक्र होता है, बहुत एहतराम के साथ, बहुत माजरत के साथ, पूरे पाकिस्तान के सब शहरों में औरतें निकली, लड़कियां निकली, नौजवान लड़के और मर्द निकले। और आपको सुनकर हैरत होगी, अगर इसको जेंडर वॉर्स कहा जा रहा है तो मैं पूछती हूँ कि वो टीवी फुटेज निकालें, वो सोशल मीडिया की कवरेज निकालें, जो कि हफ्ते की दोपहर को लड़कों और मर्दों ने जो अपने हाथ से अपने घर में जो पोस्टर और प्लेकार्ड बनाकर उठा रखे थे, काश कि मेरे पास मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज ना होती तो मैं उन सब की तस्वीरें बना के आपको दिखाती। तारा जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि जेंडर वॉर्निंग हमारे ही माशरे में ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जो वाकई ना सिर्फ तरदीद कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं इस वाक़ये की, बल्कि इसमें ख़वातीन के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ शाना बशाना करें। आशा, आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन जहाँ तबकाती फ़र्क की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ थाट प्रोसेसेस की बात करें, आई नो कि इस वक्त निशाने पे CCPO लेकिन बहुत ही तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है जो उनकी सोच है वो भी एक आम राय है। मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत लोगों को देखा जो विक्टिम ब्लेमिंग बड़े मेरे ख्याल में बगैर किसी आर के, बगैर किसी शर्म के कर रहे थे, बार बार यही सवाल कर रहे थे कि इतनी लेट नाइट निकलने की क्या ज़रूरत थी। यानी इसमें वो इस एहसास के बगैर कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई खातून अगर ज़रूरत के तहत किसी और वजह से भी अगर घर के बाहर निकलती है देन शी इज़ ईजी प्रे, यानी वो तो एक शिकार है और उसके ऊपर कोई हमला होना कोई अनहोनी बात ही नहीं, बिकॉज शी वाज आस्किंग फॉर इट। ये हमारे यहाँ जो एक सोच है उसको कैसे ख़त्म करें? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक तो ये कि जैसे ताहिर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये इस मौजू पे बात करना और इस पहलू से बात करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था, एंड इट्स वेरी रेयर ऑल्सो, क्योंकि हम आई थिंक विक्टिम्स और सर्वाइवर्स और फैमिली के साथ क्या गुजरी उस पर तो बात हो भी रही है और होनी चाहिए भी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और चीज़ आ रही है, और मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिनों से जो सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है, मैं भी जिसमें इन्वॉल्व भी रही हूँ सोशल मीडिया पे, ये वाली चीज़ कि हमारी जो एक कौम की जो एक सोच है, जो एक चीज़ सामने निकल के आ रही है, जो कि हमें पता है हमेशा से है, लेकिन वो बहुत एक शायद बहुत ऑब्वियस तरीके से सोशल मीडिया के साथ निकल के आ रही है कि पूरा फोकस इस चीज़ पे आ जाना
कि जो एक रेप की क्राइम होती है उसकी वजह जो है इज़ द सर्वाइवर हरसेल्फ, इज़ द फैमिली, इज़ द माइंडसेट, इज़ फेमिनिज्म, ख़वातीन और आज़ादी, और ये क्या क्या हमारे बीच में जो कदरें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, कि इसके बजाय कि हम ये सोचें कि रेप हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेपिस्ट, बिकॉज ऑफ उनकी जो एक मेंटालिटी है या साइकी है, जो सोच है, हमने पूरा फोकस जो है वो सर्वाइवर पे कर दिया है, जैसे आपने कहा। और ये हमेशा से है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। तो कभी कभी जब इसके बारे में मैं सोचती हूँ या बात करती हूँ तो बहुत एक मायूसी सी भी मुझे होती है कि ये अभी तक हम उसी चीज़ पे फंसे हुए हैं। क्या पहना था, किस टाइम पे निकली, रूट क्या ली, ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं। हालांकि जैसे अभी बात भी हुई, हमें पता है कि रेप लड़कों की भी होती है, बच्चियों की भी होती है। यहाँ तक कि काफ़ी सालों से मैं इस पे काम कर रही हूँ, मतलब बहुत छोटे बच्चे, कुछ महीनों के बच्चों की भी हमने केसेस सुने हैं, सेक्सुअल अब्यूज़, वायलेशन, सेक्सुअल वायलेशंस के, असॉल्ट के, रेप के। तो हम फिर भी ये सारी हमारी मालूमात जो है हमारे सामने है, हम फिर भी ये विक्टिम ब्लेमिंग, सर्वाइवर ब्लेमिंग पे बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। डॉक्टर आशा, इफ़ आई टेक इट, ये एक ऐसा इशू है जिस पे न्यूट्रल रहा नहीं जा सकता और बतौर खातून तो बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, लेकिन मैं फिर भी अगर अपने जज्बात को थोड़ा सा काबू में करके इसको देखूँ, मुझे लगता है कि हमारे हुक्मरानों को बहैसियत एक रियासत को, लोगों को सोचना चाहिए कि ऑन द सर्फेस तो वाकई लग रहा है कि हम विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़रा सा इसको कुरेदेंगे और ज़रा सी निचली लेयर पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये मायूसी का तारीख तरीन मकाम है। हम विक्टिम ब्लेमिंग या ये सर्वाइवल कोपिंग मैकेनिज्म हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम पे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारी पुलिसिंग पे हमें एतबार ही नहीं है। तो इवेंचुअली हमारे माशरे ने अपने आप को वो जैसे ऑस्ट्रिच नहीं होता या बिल्ली का बच्चा नहीं होता, उसने आंखें बंद करके खतरे को टालना सीख लिया है कि आप कहें कि भाई खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे साथ ये जुर्म हुआ तो इंसाफ तो तुम्हें मिलना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब अपने आप को और दूसरों को ये मशवरा दो कि अपने आप को बचा के कैसे चलना है। यानी हिरन ने तेज भागना है क्योंकि झपट्टा मारने के लिए दरिंदे तो बाहर बैठे ही होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई भी रियासत, कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता अगर वो सर्वाइवल मोड में रहे, वो थ्राइविंग मोड पे ना हो। तो हम वापस आएंगे, जरा दोबारा बात करेंगे कि इस सोच को माशरे में कैसे बदले। आज चंद लोग निकलते हैं, यानी अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी उस तरह की मुल्क गिर प्रोटेस्ट आप नहीं देख रहे हैं, और उसमें भी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसको कब तक सस्टेन किया जाएगा। निकल रहे हैं, आज हैशटैग ट्रेंड करता है, अनफॉर्चुनेटली 3 रोज के बाद, 4 रोज के बाद इससे भी भयानक वाकया हमारे सामने आ जाता है। हमें लगा था कि ज़ैनब के केस के बाद हम बेदार हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो व्हाट विल इट टेक, विल टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और एक और एंगल से इसी इशू को लेके चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक हैंगिंग के मुतालबे के बारे में। इस वक्त गम और गुस्से की यह हालत है, जितने प्रोटेस्टर्स हैं और लोगों की शायद बस हो चुकी है। लोग समझते हैं कि अगर इस क्राइम को प्रिवेंट करना है, ऐसे हौलनाक सानहों को रोकना है, तो शायद रेपिस्ट को जब आप पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे खौफ पैदा होगा लोगों में। ये किस हद तक सही है, इसको जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब कानून के हवाले से हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाइक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या ये जो रेट्रिब्यूटिव अंदाज है, यानी पब्लिकली अगर रेपिस्ट को हैंग करना हम शुरू कर दें, तो क्या आप समझते हैं कि माशरे में वो तब्दीली जिसके लिए किया जाएगा वो आ जाएगी और लोगों में खौफ होगा और रेप के इंसिडेंसेस कम हो जाएंगे? क्या इसकी कोई हमें मिसाल मिलती है? देखिए, मेरी नज़र में तो पब्लिक हैंगिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अंदाज़ा यही होता है कि इससे खौफ पैदा होगा और दूसरे लोग इससे नसीहत करेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। पब्लिक हैंगिंग से अगर आप समझते हैं कि रेप के इंसिडेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में उसका इम्कान नहीं है। ठीक है। ये पब्लिक हैंगिंग वैसे भी एक बड़ी डिस्टेस्टफुल चीज़ है कि आप किसी को जिस तरह के पुराने ज़माने में करते थे लोग उस तरह करें। ये बहुत ही आजकल के सिविलाइज्ड माशरे में ये गलत है। आपको करना ये चाहिए कि आपको सज़ा अगर बनानी है, नई सज़ा देनी है, तो सबसे बेहतरीन सज़ा जो होती है रेपिस्ट की, जब प्रूफ हो जाए, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन उसकी सज़ा है कैस्ट्रेशन। और अगर आप कैस्ट्रेशन कानून बना दें तो मेरे ख्याल में उसके बाद शायद ही कोई रेप कभी हो, क्योंकि
लोग ऐसे डरेंगे कि कभी कोई नजदीक रेप के जाएगा नहीं। लेकिन पब्लिक हैंगिंग कर देंगे, आप एक दफा कर देंगे, 2 दफा कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह लोग समझते थे कि फांसी देने से डिटरेंट होगा और या फिजिकल पनिशमेंट से डिटरेंस होगा, नहीं होता। जस्टिस साहब, एक और हम सोशल मीडिया पे राउंड्स कर रही है ये चीज़ कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की बात की जा रही है कि एक कोई इस तरह की पब्लिक हैंगिंग लाहौर में उन्होंने करवाई थी ऑफ एन अक्यूज्ड एंड प्रूवन रेपिस्ट, और उसके बाद उसको कोरिलेट किया जा रहा है कि अगले 10 साल तक कोई रेप जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये फैक्चुअली करेक्ट बात है? जी, मेरे नज़र में तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैं भी आई हैव लिव्ड थ्रू दोस टाइम्स, और मुझे तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है कि उन्होंने पब्लिक हैंग की वजह से ये इफेक्ट हुआ हो। ज़ियाउल हक के ज़माने में तो कोड़े भी मारे जाते थे और बहुत चीज़ें होती थी, लेकिन पब्लिक हैंगिंग से डिटरेंस इतना ज़बरदस्त हो गया, कोई रेप ही नहीं हुई 10 साल तक। ये मेरे ख्याल में ये सही खबर नहीं है। तारा जी, एक और इसके ऊपर जो एंगल है जो मेरे ख्याल में इग्नोर किया जा रहा है, जिसने भी इस खबर को, इस फेक न्यूज़ को वायरल किया है, वो भूल गए कि उसी ज़माने तो जिस तरह हम ऑफलाइन जिक्र कर रहे थे कि अगर एक खातून आकर रेप रिपोर्ट करती है तो फिर उससे कहा जाता है सबूत और गवाह लेके आओ, और अगर वो सबूत और गवाह पेश नहीं कर पाती तो फिर ये उसका कन्फेशन मान लिया जाता है कि वो खुद कैरेक्टरलेस है और उसने बदकारी की है। तो बजाय इसके कि उसको इंसाफ दिया जाता है, उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये भी होता रहा है। क्या कहेंगी तायरा जी? ये सही है। ये मुझे याद है कि मैं भी जस्टिस साहब को मेरा सलाम पहुंचे। शाहिद साहब, मैं आती हूँ आपके पास वापस। तायरा जी इस पे रिस्पॉन्ड करें, फिर वील कम बैक टू जी। मेरे पास मॉनिटर नहीं है जी, किस्मती से मॉनिटर फराहम नहीं किया गया मुझे, इसलिए मैं किसी को नहीं देख पा रही इस शो के अंदर। लिहाजा जस्टिस साहब को मेरी तरफ से सलाम, और बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं इख्तिलाफ करने की जसारत करूँगी जस्टिस साहब के इस तजवीज़ के साथ या इस राय के साथ कि अगर कास्ट्रेशन कर दी जाए रेपिस्ट की तो शायद वो एक इबरतनाक ऐसी सज़ा हो कि आइंदा लोग उससे ना करें, वो जुर्म ना सरजद किया जाए पूरे मुल्क के अंदर, जिसको अंग्रेजी में डिटेरेंट कहते हैं, कि यानी आइंदा के लिए एक इबरत हो जाए और कोई ये ना करे। मैं नहीं मानती कि ऐसा होगा, ये नहीं होगा। और एक बात कि होगा नहीं, मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ज़ैनब 5 साला ज़ैनब बिटिया 2018 कसूर का जो केस था, उसका जो रेपिस्ट था इमरान अली, उसको पकड़ा गया, उसका पूरा का पूरा केस चला अदालत के अंदर, उसको सजा हुई और फिर उसको लटकाया भी गया, उसको फांसी दी गई जी। आपको मालूम है कि अगर आप साहिल ही के आदाद-ओ-शुमार देख लें तो 2017 के आदाद-ओ-शुमार 18, 19 और अब 20 का 9वां महीना है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं रेप के, चाहे लड़कियों के हो, लड़कों के हो, ट्रांसजेंडर्स के हो, औरतों के हो, जेलों में मर्दों के हो, रेप और सोडोमी के वाकयात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ना कास्ट्रेशन से फर्क पड़ेगा और ना फांसी देने से। और जहां तक ये रेट्रिब्यूटिव जस्टिस आपने जिक्र किया, उर्दू में इसका तर्जुमा कर लीजिएगा क्योंकि आम लोगों को ये समझ में नहीं आएगी बात। देखिए, मुआशरा हमारा पहले ही बहुत ब्रूटलाइज्ड है, हम एक पुरतशद्दुद मुआशरा है, हम एक गुस्से वाला मुआशरा है। लटका दो, ये कर दो, फला कर दो, फौरी तौर पे कर दो, अभी फौरन से पेशतर कर दो। एकदम हमारे जज्बात भड़क जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, फौरी तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, ये मोटरवे का जो रेप हुआ, गैंग रेप हुआ मोटरवे के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, जगह का नाम, गुजरपुरा का नाम लिया जा सकता है। आपको मालूम है कि इस पर जितना शोर मच रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और बिलखसूस सोशल मीडिया के अंदर, आपको पता है कि उसके 24 घंटे के बाद, उसके 48 घंटे के बाद मेरे पास एक फहरिस्त है, 20-25 रेप्स हुए हैं औरतों के, बच्चियों के। और जहां तक सीसीपीओ का ताल्लुक है कि वो सड़क पे, मोटरवे पे क्यों थी, रात के 12:30 बजे क्यों थी, उसके पेट्रोल क्यों नहीं था, बच्चों के साथ क्यों थी, इस रास्ते से क्यों नहीं गई, उस रास्ते से क्यों गई। ये ज्यादातर जो लिस्टें हैं बनी हैं अगले 24 घंटों में जो रेप हुए हैं और ये 48 घंटों में जो रेप हुए हैं, वो घरों के अंदर घुसकर हुए हैं, दरवाजे और ताले तोड़कर हुए हैं।
छोटी बच्चियों के हुए हैं, वो ना मोटरवे पे थी ना ड्राइव कर रही थी। ऑलमोस्ट लाइक एन इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन। तायरा जी, ये फिर मैं सवाल डॉक्टर आशा के पास ले जाना चाहती हूँ। एक मिनट से मैं ये बात जरा मुकम्मल करना चाहती हूँ। देखिए, इमरजेंसी ना भी हो, मेरा मुल्क, मेरी सड़कें, मेरी मोटरवे, मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी। रियासत मदीना में या रियासत बगदाद में या रियासत दमिश्क में अगर नहीं तायरा जी, मैं आपकी उस बात से जोड़ना चाहूंगी जब आपने कहा कि घरों में घुसकर और ये इस तरह के इंसिडेंसेस हो रहे हैं। डॉक्टर आशा, बिकॉज आई वांट टू नॉट फोकस जस्ट ऑन दिस वन इंसिडेंट। आई नो कि हम सबके दिल इस वक्त धुके हुए हैं, वी आर वेरी इमोशनल राइट नाउ, बट डॉक्टर आशा, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ने की वजह क्या है? क्या आप समझती हैं कि ये रिपोर्ट ज्यादा होने लगे, सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से नजर में आने लगे हैं, या वाकई द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, खास तौर पे सेक्सुअल वायलेंट क्राइम्स, ये बढ़ रहा है? और अगर ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? Okay. देखिए, एक तो दिस इज अ डिफिकल्ट वन टू आंसर, इनके पास रिसर्च इतनी नहीं है। इट्स नॉट हम कोई कंपैरिजन करें कि जी पहले ये था और अब ये है, वो हम उस तरह से कह नहीं सकते कोई सर्टेनिटी के साथ। रिपोर्ट डेफिनेटली ज़्यादा हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा बात होगी एंड लकीली बहुत ज़्यादा हो रही है। आई थिंक इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट हेल्पफुल थिंग कि बात इस पे हो रही है। तो जितनी ज़्यादा रिपोर्ट होगी, जितनी ज़्यादा बात होगी, इतने ज़्यादा केसेस जो है सामने आएंगे। एंड जितनी खुल के बात हो रही है, अब पहले फिर भी हम ढके छुपे अल्फाज में बात करते थे कि जी अब ये क्या कहेंगे रेप के लिए, जैसे ताहिर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना और ये नहीं करना और बच्चों के हवाले से ये नहीं करना। अब बहुत खुल के बात हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली यही वाली जो बात है जो इन्होंने भी की यहाँ पे कि इतने ज़्यादा केसेस हर रोज़ आ रहे हैं। इट्स नॉट एज दो कभी कभार इक्का दुक्का हमें केसेस नज़र आते हैं, शायद हमें पता भी नहीं होता। कोई एक तो केसेस होते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, जैसे कि मोटरवे वाला है, ज़ैनब का है, बीच में एक तो और आए। उसके अलावा बेशुमार केसेस आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में भी, कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। वहाँ पे इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि किसी ने क्या पहना और वो कहाँ पे गए, बिकॉज वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मुझे ये चीज़ कंसर्न कर रही है कि इसके बारे में कंसर्न होना, एक जो गुस्सा हमारी कौम में है, ये बहुत जायज़ गुस्सा है और होना भी चाहिए। एंड होपफुली इसके थ्रू ये हर दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि ये कैटलिस्ट होगा और एक चेंज आएगा। लेकिन कैटलिस्ट से बढ़कर मैं सवाल एक छोटा सा यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि क्या जैसे हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे अभी पनिशमेंट सिस्टम को, लीगल सिस्टम के लिए हम एडवाइस दे रहे हैं। अगर कोई ऑफेंडर पकड़ा जाता है, प्रूवन होता है, क्या उसमें खुद में ये सलाहियत है कि वो अपने आप को बदल सकता है या नहीं? क्योंकि ये मर्सी के हवाले से, पनिशमेंट के हवाले से, कानूनी चाराजोई से बहुत अहम इसका ताल्लुक है। क्योंकि एक मुलजिम जो इस पर्टिकुलर केस से भी जुड़ा हुआ है, उसकी जब आप बैकग्राउंड देखते हैं, ही इज़ बिन अ प्रूवन सेक्स ऑफेंडर पहले भी, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उस वक्त अगर ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है तो इसका मतलब है कोई कानूनी चाराजोई हुई होगी, उसको अगर छोटी मोटी सज़ा मिली भी है, उसको छोड़ दिया गया और उसने दोबारा वही क्राइम किया है, तो क्या इनमें बदलने की सलाहियत होती है? देखिए, कुछ बहुत ही करता है, कुछ होते हैं जिनमें बदलने की सलाहियत हो भी सकती है, लेकिन जो पनिशमेंट की बात है वो बदलने की सलाहियत पे या बैकग्राउंड में क्या हुआ या बचपन में क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि भाई रिसर्च है, बहुत सारे जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके बचपन में अब्यूज़, वायलेंस किसी तरह का होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पनिशमेंट, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, वहाँ पे सर्टेनिटी पनिशमेंट की बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एक नीजक जो रिएक्शन होता है गुस्से में आके कि जी यही जो फांसी लटका दें और ये कर दें और खून हमें आए, वो एक वायलेंस। मतलब है कि अगर 5 साल आप इस तरह के किसी ऑफेंडर को पकड़ के जेल में डालते हैं, तो लोग तो ये कहेंगे 5 साल निकलने के बाद इफ़ देयर इज़ अनदर इंसिडेंस ऑफ अ क्राइम कि इसमें बदलने की सलाहियत नहीं थी और छोड़ा ही क्यों। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये होता है कि क्या रियासत, स्टेट मशीनरी इस काबिल है कि आप हर ऑफेंडर को पकड़ के फिर उसको, अगर आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, तो आप उसको उम्र कैद यानी एक तरह से उसको जेल में रख कर पालते जाएँ? ये वो सवालात होंगे जिसको हम उठाएंगे, क्योंकि एक वक्त एक गम और गुस्से की हालत है हमारी, लेकिन हमारे लिए एक मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात बड़ी ही मुश्किल दौराहे पे, जहां हम कह रहे हैं कि किस तरह की प्रिवेंशन, पनिशमेंट सिस्टम, लीगल सिस्टम हो जिसकी वजह से इन इंसिडेंसेस को रोक पाएँ। जस्टिस शाइक, आपसे पूछना चाहूँगी कि
आपने एक सजेशन दिया, ताहिरा साहिबा उससे अग्री नहीं करती, कैस्ट्रेशन डजंट हेल्प, वायलेंस, वी हैव अ ग्रेट एपेटाइट फॉर वायलेंस इन पाकिस्तान, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वायलेंस ऑफ एनी काइंड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सिटीजन्स, उसको वल्नरेबल ग्रुप्स को हम तकवीत कैसे दें? देखिए, प्रिवेंशन पनिशमेंट से नहीं होती, प्रिवेंशन सिस्टम ऑफ जस्टिस से होती है। सही। अगर कोई आदमी कोई क्राइम करता है तो अगर उसकी सज़ा फौरी इमीडिएटली उसका ट्रायल होता है और उसकी सज़ा हो जाती है तो वो सबसे ज़बरदस्त प्रिवेंशन होता है। बदकिस्मती से हमारा जुडिशल सिस्टम इतना नाकस है कि इतनी देर होती है फैसले करने में कि वो जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। तो जो चाहिए इस वक्त वो ये कि अपना जुडिशल सिस्टम, ख़ासतौर से क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम और प्रोसिक्यूशन सिस्टम हमारा ऐसा हो कि जब कोई इस किस्म का क्राइम करे तो उसकी इमीडिएटली उसका ट्रायल हो और उसकी सज़ा 1 साल के अंदर अंदर उसको सज़ा हो जाए। अब आपने देखा जो ये इंसिडेंट हुआ है लाहौर वाला, इसमें 2 आदमी उन्होंने उनका नाम लिया, एक आदमी ने आगे कहा कि मेरा तो लुक ही नहीं है। तो की चीज़ों से अब देखिए जो आदमी जो आबिद जिसको ये कहते हैं, अगर वो सामने आएगा तो वो क्या कहेगा, तो ये तो मामला चलेगा। मुख्तारन माई का केस आपने देखा कितने अरसे तक चलता रहा। बिल्कुल। तो ये जरूरी ये है कि फौरन उसका ट्रायल हो और फौरन उसका फैसला हो, फिर उससे डिटरेंस होती है। मगर जस्टिस उस्मानी वही वाली बात है, जैसे आपने कहा कि फ्लॉड सिस्टम है, विटनेसेस जहां होते भी है, मुख्तारा माई वाले केस में उसमें भी एक लंबा सिलसिला चला, यहाँ तो अभी पहले उसकी पकड़ धकड़ होगी, फिर कानूनी चाराजोई होगी, और जहां जल्दी एग्जीक्यूशन हो भी जाती है, जैसे तायरा जी अभी बता रही थी कि इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद कई और इंसिडेंसेस रिपोर्ट होते हैं। ज़ैनब के केस के 2018 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पब्लिक एग्जीक्यूशन हुई, उससे कुछ प्रिवेंशन नहीं हुई। बतौर माशरा हमें किस चीज़ पे हम फोकस करें? और ये तालीमी याफ्ता जो तबके हैं वो कोई बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगर कोई इंसान मास्टर्स पास है या उसने एमफिल किया हुआ है तो वहाँ पे ये इंसिडेंट्स नहीं हो रहे, कोई इसमें कोई रब्त ही नहीं है। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दिस मैडनेस? देखिए, दूसरी चीज़ जो ये है कि हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है वो इतना नाकिस है कि वजह से लोगों की हिम्मत होती है क्राइम करने की। अब देखिए, फर्ज किया अगर कोई एक लड़की रात को लंदन में बाहर निकलती है या इंग्लैंड के मुल्क में कहीं बाहर निकलती है तो उसके चांसेस उसको मॉलेस्ट होने के बहुत कम हैं बजाय पाकिस्तान में। वजह यह है कि वहाँ पुलिस सिस्टम इतना अच्छा है कि इमीडिएट असिस्टेंस अवेलेबल है और पुलिस उनकी स्मार्ट, एफिशिएंट और ऑनेस्ट है। एक चीज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तो हमें सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग इन तमाम इदारों की, जो पब्लिक फेसिंग इदारे हैं, जो पुलिसिंग का हमारे यहाँ निज़ाम है, उनकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तायरा जी, एक क्विक सवाल आपसे भी करना चाहूँगी, वक्त मेरे पास बहुत महदूद है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम एक एक्सक्लूसिव चंक ज़रूर सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम ख़ास तौर पर मैस्कुलिनिटी की बात करेंगे। तायरा जी, हाउ डू वी रेज बॉयज़ हु रिस्पेक्ट वुमेन? क्या ये इसकी कड़ी है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा है, और इसके लिए सरकार को अपने तालीमी निसाब को तब्दील करना होगा, तदरीसी कुतुब को तब्दील करना होगा, और असातिज़ा की तरबियत और ट्रेनिंग में शदीद ड्रास्टिक तब्दीली आने की ज़रूरत है। मैं ज़रा वापस चली जाऊँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें कि सारा का सारा फोकस और तवज्जो चली गई है कि जो रेपिस्ट है उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, उसको किस किस्म की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आप पकड़ेंगे तो सजा देंगे ना, अदलिया में, अदालत में केस चलेगा तो करेंगे ना, पुलिस सही तरह की FIR लगाएगी तो कुछ करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करेगी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट होगी। इस सब कुछ के लिए जो सर्वाइवर है, रेप की सर्वाइवर खातून है, वो जहाँ भी है इस वक्त हमें ना उनका नाम लेना है, ना उनकी जगह का नाम लेना है, ना उनका पता देना है, उनको बहुत ज्यादा मदद और सपोर्ट की जरूरत है। उनको मेडिको लीगल मदद की जरूरत है, साइकियाट्रिक PTSD ट्रॉमा काउंसलिंग और थेरेपी की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, उनको लीगल इमदाद की जरूरत है, कानूनी तौर पर उनकी मदद की जाए कि वो पीछे ना हटें। मैं और आप उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें, उनको हिम्मत दिलाएं
उनको इस बात पर रजामंद करें कि वो जाए अदालत में, वो जाए पुलिस थाने में और रिपोर्ट लिखवाएं। अगर वो इससे पीछे हट गई तो फिर कौन सी सजा, कौन सा फांसी देंगे, चाहे चौक में दें या जेल के अंदर दें या कस्ट्रेशन करें। वेरी वैलिड पॉइंट तायरा जी। लास्ट मिनट ऑफ द शो, ये हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं इन सर्वाइवर को और बल्कि तमाम सर्वाइवर्स को? वेरी क्विकली डॉक्टर आशा, योर इनपुट ऑन दैट। ओके चित्रा, आई थिंक बिल्कुल यही वाली बात की। आई थिंक सिस्टम पूरा इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे करते हैं, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। हमें पता है पुलिस में प्रॉब्लम्स है, हमें पता है जुडिशल सिस्टम में, हमें पता है कि फोरेंसिक जहाँ पे किस तरह से मेडिको लीगल होता है। इन्वेस्टमेंट इज़ की। जब तक हम, जैसे आपने वो भी बात की कि हाउ डू वी ब्रिंग अप आवर बॉयज़, के वो मुख्तलिफ तरीके से सोचें और रिस्पेक्ट करें। लड़कियों पे तो हम बहुत फोकस करते हैं, पहले ही बहुत फोकस करते हैं, इवन एम्पावरमेंट के उससे बहुत ज़्यादा खवातीन पे होता है। व्हाट डू वी डू विद आवर बॉयज़, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है कि घर में किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है अपने लड़कों की सोच पे, वो रिस्पेक्ट किस तरह से शो करते हैं। रिस्पेक्ट कहते किसे हैं, कंसेंट क्या चीज़ है, पावर क्या चीज़ है, इक्वालिटी क्या चीज़ है। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है पुलिस के लिए है या जुडिशल जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके लिए है, वहाँ पे क्या काम होता है। डॉक्टर आशा, until we invest, there is nothing we can do. Absolutely। और ये डॉक्टर आशा की बात, तायरा अब्दुल्ला की बात और जस्टिस शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी हमारे YouTube एक्सक्लूसिव पे। यहाँ पे हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन हसासियत की बहुत ज़रूरत है, हिम्मत और बहादुरी की भी ज़रूरत है, लेकिन जोश में होश ना खो दें। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एग्जीक्यूशन की डिमांड इस मसले का हल नहीं है। दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।